मैं नील कुमार दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित जी स्पीक्स में एक कहानी जिसका शीर्षक है एक थी विलासा, एक था करण और एक थी उनकी प्रेम कहानी का 11वां और अंतिम अंक लेकर के आपकी सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आप सभी को अनिल दीक्षित का प्रणाम स्वीकार हो। मित्रों, अभी तक की कहानी में हम सुन चुके हैं कि विलासा ने करण को अपने हॉस्टल में होने वाले मेले में बुलाया। रात के 11 बजे तक करण उसके हॉस्टल में ही था। उसके बाद विलासा के कहने पर वो घर की ओर चलता है। हम आगे की कहानी अब प्रस्तुत कर रहे हैं। फेट पूरी तौर से समाप्त हो चुका था। सभी लोग जा चुके थे। मेरी ही कार पार्किंग में थी। रास्ते सुनसान हो चुके थे। ट्रैफिक सिग्नल पीले किए जा चुके थे। उनकी रोशनी हल्के कोहरे में दूर तक जा रही थी। रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं था। इक्का दुक्का सवारियां ही चल रही थी। पुलिस वाले तो रात की ड्यूटी पर थे, चौराहों पर आराम से बैठे थे और शायद कुछ ने तो जमवाई लेना भी शुरू किया था। मैं 15 मिनट में घर पर पहुंच गया। बरामदे की बत्ती अपनी हल्की और दूधिया रोशनी अंधेरे में खूब तेजी से फैला रही थी। माँ ने दरवाज़ा खोला और पूछा, अरे आज बहुत लेट हो गए, अब तो 12 बज रहे हैं, अभी तक कहाँ थे? सब ठीक तो है ना? उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। मैंने कहा, नहीं अम्मा, कोई खास बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मेरे ऑफिस की लड़की के हॉस्टल में मेला लगा है, हम सब वहीं चले गए थे। अम्मा से अनावश्यक झूठ बोलकर मैं खुद की शर्मिंदगी महसूस करूं, इसलिए सच बता दिया। अम्मा ने पूछा, खाना खाओगे क्या? मैंने कहा, नहीं, मैंने खा लिया है। अम्मा, तुमने खाया या नहीं? अम्मा बोली, हाँ, हमने खा लिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी इलाके में हम से मतलब सिंगुलर नंबर समझा जाता है, और जब ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं हम लोग। खैर, सच के साथ एक झूठ भी बोल दिया, जो कि अनावश्यक था। अब भूखे पेट सोने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। अम्मा बाहर की सभी बत्तियां बुझा कर सोने चली गई थी। मैं भी अपने कमरे में आ गया। कुछ बिस्किट्स रखे थे कमरे में रखी मेज पर रखी प्लेट में, जिन्हें मैं सुबह जाने की जल्दी में खा नहीं पाया था। उन्हीं बिस्किट्स को खाया तो शरीर में कुछ जान आई। मन में आया कि किसी ने कहा है, इश्क एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कहीं से आवाज़ आई, बच्चू, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखो ये इश्क क्या क्या गुल खिलाता है। मैं बिस्तर पर लेट गया। विलासा से मिलकर मैं इतना खुश था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। इन्हीं विचारों में डूबता उतराता कब सो गया, पता ही नहीं चला। सुबह फिर ऑफिस जाने की जल्दी। 9:45 बजे ऑफिस पहुंच गया। विलासा अभी नहीं आई थी। मैंने हरीलाल को बुलाया और पूछा, विलासा क्यों नहीं आई है? उसने व्यंग्यपूर्वक जवाब दिया, अरे साहब, मैडम आ गई हैं, इतनी भी बेचैनी क्या, अभी बाथरूम गई हैं। मैं उसके इस जवाब पर कुछ शर्मिंदा हो गया और उस पर गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने उसको कुछ कहा नहीं। तभी विलासा आ गई। मुझे गुड मॉर्निंग बोलकर वो अपनी सीट पर जाकर के बैठ गई। थोड़ी ही देर में सभी लोग आ गए। आज से मुझे स्टोर रूम में बने केबिन में बैठना था। मुझे बताया गया कि सर, आपका केबिन तैयार है, अब आप अपना ऑफिस अंदर शिफ्ट करवाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। मैं अंदर केबिन में बैठना नहीं चाहता था, इसलिए नानुकुर करने लगा। अंदर ना जाने की वजह मात्र ये थी कि वहाँ से मैं विलासा को देख नहीं पाता, लेकिन बड़े साहब का आदेश था, पालन तो करना ही था। मैंने कहा, कल मंगलवार है, अच्छा दिन है, कल से बैठूंगा। खैर, बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। अंदर तो बैठना ही था। दोपहर के बाद मैंने अपना ऑफिस अंदर शिफ्ट करने का काम शुरू किया। दोपहर बाद शिफ्टिंग के चक्कर में मैं विलासा को भूल ही गया। कब लंच आवर्स बीत गया पता ही नहीं चला। विलासा ने भी खाने के लिए नहीं बुलाया। दिन ढल जाने के बाद उसकी याद आई। बाहर आकर देखा तो वह जा चुकी थी। घर पहुंचने के बाद रात 10 बजे विलासा का फ़ोन आया। हम लोग देर रात तक बातें करते रहे। समय बीतता रहा। मैं हर संडे शाम को गर्ल्स हॉस्टल जाता और 10 बजे तक वापस आता। जिस दिन विलासा ऑफिस नहीं आती, उस दिन मैं उससे मिलने उसके हॉस्टल जाता। अब ऑफिस में विलासा से ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी, लेकिन वो पहले दिन से ही अपना लंच मेरे साथ ही मेरे केबिन में बैठ करके करने लगी थी। बॉस ने अपना केबिन इस प्रकार से बनवाया था कि उसमें लगे कांच से बाहर तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता है। मैंने विलासा को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे मेरे केबिन में बैठने से लोग उल्टा पुल्टा सोचेंगे, लेकिन वो नहीं मानी और लंच वह मेरे ही साथ करती थी। ऑफिस में मेरे सामने या मेरे मुंह पर लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन पीछे खूब खुजर बुजुर होती थी।
ऑफिस के लोगों के चेहरे पर व्यंग्य की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती थी। मैं भी विलासा को कुछ नहीं कह पाता था। उसकी बात और तर्क में दम था। वो कहती, हम लोग कलीग हैं। माना कि तुम ऑफिस में मेरे सीनियर हो, ऑफिसर भी हो, लेकिन लंच करने में क्या हर्ज है? हम कोई दरवाज़ा बंद करके तो बैठते नहीं। कोई शक करता है तो करता रहे। मैं भी उसके प्यार की वजह से उससे कुछ कह नहीं पाता। लगभग 1 साल गुजर गया। एक दिन मैं विलासा के हॉस्टल गया था। मेरे हाथ में विलासा का हाथ था। विलासा ने कहा, करण, हम लोग ऐसे कब तक मिलते रहेंगे? कल हॉस्टल वार्डन ने मुझे बुलाया और पूछा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये कौन लड़का है जो हर संडे को तुम्हारे पास आता है और रात 10-11 बजे तक बैठा रहता है। लोग तुम लोगों के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लोगों के बीच में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन लोगों का तो मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। कहीं किसी ने मैनेजमेंट को फ़ोन भी कर दिया और उन्होंने विज़िट कर लिया और वो लड़का हॉस्टल में मिल गया। फिर तुम्हें बाहर मकान लेकर किराए पर रहना पड़ेगा, जो तुम्हें महंगा भी पड़ेगा और तुम्हारे लिए सेफ भी नहीं है। अच्छा रहेगा कि तुम उस लड़के को समझा दो। बाकी मैं और क्या कहूँ, तुम तो खुद ही समझदार हो। पूरी बात बताने के बाद विलासा एकदम बच्चों जैसा मुंह बना करके मेरी तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगी कि अब मैं क्या जवाब देता हूँ। मैंने उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसे समझाया, विलासा तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही अपने घर में तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। उस रात जब मैं घर पहुँचा तो माँ बहुत नाराज़ होकर बोली, अब मुझसे ये रात 11 बजे तक की पहरेदारी नहीं होगी। तुम जल्दी से जल्दी बहू घर ले आओ और मुझ बुढ़िया पर कृपा करो। मेरी ये बूढ़ी हड्डियाँ सर्दियों की रात में बरामदे में बैठने में मेरा साथ नहीं देती। मैं हंस दिया और अम्मा को गले से लगा कर बोला, अरे अम्मा, तुम्हारी इच्छा भी जल्दी ही पूरी होगी। मुझे तो आज मुंह मांगी मुराद मिल गई। अम्मा ने खाना लगाया। मैंने और अम्मा दोनों ने साथ साथ दिखाया। सोने से पहले अम्मा से बोला, अम्मा, तुम्हारी बहू के बारे में कल सुबह बात करेंगे। अगले दिन सुबह जब मैं बाबूजी और अम्मा नाश्ते के समय मिले तो मैंने बात शुरू की। अम्मा, एक लड़की मेरे ही ऑफिस में काम करती है, मुझे पसंद है। लड़की भी मुझे पसंद करती है। बात सुन करके बाबूजी के माथे पर बल साफ दिखाई दे रहे थे। अम्मा बोली, ऐसे कैसे पसंद कर ली? कौन जात है? उसके माँ बाप भी शादी के लिए राजी हैं या नहीं? मैंने जवाब दिया, अम्मा, तुम उसकी चिंता मत करो। ऊंचे कुल के ब्राह्मण घर की लड़की है और हम तो कायस्थ हैं। उसके माता पिता भी राजी हैं। अब अम्मा की बारी थी। वो बोली, कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कहा, वे साउथ इंडियन ब्राह्मण हैं। अम्मा बोली, तुम जानो और तुम्हारे बाबूजी जाने, हमारे लिए तो बस लड़की हो, हाथ पैर नाक नक्श ठीक ठाक हो। जैसे हमारे घर की लड़की वैसे ही दूसरे घर की लड़की। बाबूजी ने बहुत सी पूछताछ की, कोई फ़ोटो वोटो है उसकी? मैंने कहा, मैं तो रोज़ ही मिल लेता हूँ बाबूजी, इसलिए फ़ोटो रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाबूजी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं। ऐसी लड़की घर में आ जाए कि वह हमें 2 वक्त की रोटी दे दे, बस, और हमें क्या चाहिए। आज शाम को उसे घर ले आना। उसके बाद बाबूजी चुप हो गए। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि अम्मा और बाबूजी इतनी जल्दी राजी हो जाएंगे इस शादी के लिए। ऑफिस में अगले दिन पहुंचा। मैंने विलासा को नहीं बताया कि उसको आज शाम मेरे साथ घर चलना है। अम्मा और बाबूजी तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं विलासा को सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं अगले दिन ऑफिस पहुंचा। मैंने विलासा को कुछ नहीं बताया। मैंने मन ही मन प्लान बनाया कि दोपहर में लंच के बाद मैं पास के बाज़ार से एक सुंदर सी अंगूठी ले आऊँगा और शाम को ऑफिस बंद होने के बाद मैं ऑफिस के कपड़ों में ही विलासा के हॉस्टल पहुंचूंगा। और जब विलासा मेरे अचानक आ जाने पर अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर पूछ रही होगी कि आज ऑफिस डे में तुम ऑफिस के बाद सीधे मेरे पास कैसे आ गए, जबकि दिन में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि तुम मुझे आज शाम को हॉस्टल में मिलोगे, तभी मैं एक घुटने पर बैठकर विलासा से कहूँगा, विलासा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और उसके धीरे से हाँ में सर हिलाने पर मैं उसकी दाहिने हाथ की उंगली में अंगूठी पहना दूंगा और उससे कहूँगा कि मेरे माता पिता ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है और तुम्हें आने वाले संडे को मेरे घर चलना है। मैं अपने प्लान को दिन भर अपने दिमाग में दोहराता रहा कि मैं कहीं कुछ भूल न जाऊं। दिन पूरा हुआ। मैं दिन में ही अंगूठी ले आया था। बहुत खूबसूरत छोटी सी अंगूठी जिस पर अंग्रेज़ी के वी और के लेटर्स बने हुए थे। विलासा की उंगलियां भी बहुत पतली हैं और सुकोमल। मैं ऑफिस से सीधे विलासा के हॉस्टल पहुंचा। मन मयूर
नाच रहा था। मैंने हॉस्टल के अंदर जाने वाले दरवाजे पर बैठे काका से राम राम की। काका की उम्र लगभग 70-75 की होगी, इसलिए सभी उनका आदर करते थे। लोग उनके अभिवादन का इंतजार नहीं करते थे, लोग उन्हें खुद ही नमस्ते कर देते थे। राम राम करने के बाद मैंने काका से विलासा को यह संदेश देने का आग्रह किया कि वह विलासा को बता दे कि मैं आया हूँ और विलासा से मिलना चाहता हूँ। काका हमेशा खुश दिखते थे, लेकिन आज उनके उठने में कोई उत्साह नहीं था। वे उठे और बोले, देखता हूँ कि विलासा बिटिया कहाँ है। थोड़ी ही देर में वे लौट आए और बोले, हमने बिटिया से कह दिया है, अब वहीं आ रही हैं। मैं आसमान की तरफ देखने लगा, जिसमें गहरे बादल छाए हुए थे, जिनमें से जब चंद्रमा निकल आता और अपनी छटा धरती पर बिखेर कर फिर छुप जाता। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा आसमान में धीरे धीरे चल रहा है। चंद्रमा अपने पीछे नीले आसमान में भी खूब चमक बिखेर रहा था। मैं अपने चांद का इंतजार कर रहा था कि वो कब सामने आएगा और मैं उससे पूछूं कि कब मेरे घर आ रहे हो। हल्की सी आहट पर भी मैं पीछे मुड़कर देखता, कहीं विलासा आ तो नहीं गई है। मैं फिर से अपने ख्यालों में डूबने उतराने लगा। सोच रहा था, मेरा चांद तो हॉस्टल में ही है, अब बस कुछ ही पल में मुझे दिखने वाला है। समय कब आधा घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। मैंने काका की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो काका समझ गए कि मैं पूछ रहा हूँ कि विलासा को इतनी देर क्यों हो रही है आने में। वो बोले, कह तो दिया था विलासा बिटिया से दोबारा देखता हूँ। वो अंदर गए और बाहर आए और बोले, दोबारा बता दिया है कि भैया आए हैं, बुला रहे हैं। मेरा संयम खत्म होता जा रहा था, अधीरता बढ़ती जा रही थी। तभी विलासा की रूममेट आती हुई दिखाई। उसका नाम राजश्री था। उसके साथ विलासा नहीं थी। वो मेरी तरफ आ रही थी। उसने नमस्ते के अंदाज में धीरे से सिर हिलाया। मैंने देखा कि उसका चेहरा भाव शून्य था। मैं कुछ पूछता इससे पहले ही उसने मुझे एक लिफाफा पकड़ा दिया। वो कुछ दूर हटकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो कि लिफाफा खोलो और देखो कि उसमें क्या है। ऐसा लगा जैसे लिफाफे में कुछ ऐसा है जो विलासा सीधे मेरे मुंह पर कहने से कतरा रही हो। शायद लिखा हो, आई लव यू करण। मैंने लिफाफे को कांपते हाथों से खोला। उसमें 2 कागज़ निकले जो कि पत्र की तरह से मुड़े हुए थे। मैंने उन कागज़ों को खोला। जो कागज़ ऊपर था उस पर किसी दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था, शायद मलयाली में लिखा था। लिखावट से लग रहा था कि किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा यह लिखा गया है। उसमें जो कुछ भी लिखा हो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। अब दूसरे कागज़ को देखने की बारी थी। मैं लिखावट देखते ही समझ गया कि यह तो विलासा की लिखावट है। उसमें जो लिखा था मैं उसे पढ़ने लगा। बेटी विलासा, सदैव प्रसन्न रहो। मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं जो बात यहाँ लिख रही हूँ उसे अच्छी तरह और पूरे ध्यान से सुनना और पढ़ना। जब तुम बहुत छोटी थीं तभी हमने तुम्हारा विवाह इसी गांव में रहने वाले अय्यर परिवार के बेटे कृष्णन के साथ कर दिया था। मंगलसूत्र का विधिवत पूजन कर तुम्हें अग्नि के 7 फेरों के साथ पहनाया गया था और उसके बाद हमारी परंपरा के अनुसार विवाहित दंपत्ति के वयस्क हो जाने पर, लड़की के ससुराल जाने पर वर ही अपनी पत्नी को वही मंगलसूत्र पहनाकर विदा करा ले जाता है। तुम्हारे विवाह के कुछ ही समय बाद कृष्णन के पिता कारोबार के सिलसिले में विदेश चले गए। बाद में उन्होंने अपने पूरे परिवार को भी अपने पास बुला लिया। समय बीतता गया और वो लोग वापस नहीं आए। हमने उनको जितना भी खोज कर सकते थे की, लेकिन हम उन्हें खोजने में सफल नहीं हो पाए। तुम्हारे पिता भी गांव वालों से पूछताछ से तंग आकर के गांव छोड़ दूर शहर में आकर रहने लगे। तुम धीरे धीरे बड़ी होती गई। चूँकि कृष्णन का कोई पता नहीं चला था, इसलिए हमने तुम्हारे विवाह के विषय में तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम्हें पढ़ाया लिखाया और नौकरी करने के लिए यहाँ से बहुत दूर भेज दिया। हमने सोचा था कृष्णन तो आया नहीं, हम तुम्हारी शादी जहाँ तुम कहोगी वहीं एक अच्छा सा लड़का देखकर कर देंगे। लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली। अभी पिछले हफ्ते ही कृष्णन का पत्र आया, जिसमें उसने लिखा है कि वे लोग विदेश जाकर मुश्किलों में फंस गए थे, जिससे अपने सभी लोगों से उनका संपर्क टूट गया था। लेकिन कृष्णन ने हमें ढूंढ लिया और क्षमा मांगते हुए जल्द घर आने और तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए लिखा है। इसलिए मैं तुम्हारी माँ ये मंगलसूत्र तुम्हें भेज रही है। तुम अपने घर आने का इंतज़ाम करो और जितनी जल्दी आ सकती हो आ जाओ।
कृष्णन अगले महीने ही तुमको लेने आ रहा है। ईश्वर की कृपा से ही हमारे फूटे भाग्य जुड़ गए हैं। तुम फ़ोन से मुझसे बात करना, तुम्हारी माँ। लिफाफे में मंगलसूत्र भी था और जो मुझे महसूस हो रहा था, मेरे पैरों में जैसे पानी भर गया हो। मैं कांप उठा। आसमान में जोर से उसी समय बिजली चमक गई। मेरे पग पर लिफाफा राशि मैंने देखा कि विलासा भैया, लेकिन दो आंसुओं से भरी बड़ी मुझे बेसहाय सा दिख रही थी। मैं अपनी गाड़ी में बैठा, वर्षा और मैंने हाई स्पीड से वाहन चला दिया, लेकिन वर्षा का पानी उतनी ही तेजी से शीशे को फिर धो रहा। ऐसे लेकिन वे विचार मेरे मन में फिर से चला। मैं चला जा रहा था, कहाँ जा रहा था, बिना बस चला जा रहा था। तो हमारी इस कहानी का यह भाग है। दूसरे भाग में हम आगे की कहानी देखेंगे या एक नई कहानी लेकर सेहत का ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं।